दुख पहुंचता है लगातार जब ये सुनता हूं कि मंत्री मधुबनी में होते हैं, दरभंगा में होते हैं और एक लाइन भी ट्वीट तक नहीं कर पाते। सिंचाई मंत्री, इतना बड़ा नरसंहार, इतनी बड़ी घटना। व्यक्ति कोई हो, जाति से मतलब नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल है। वो एक गैंग है जो शराब माफिया है, जो शराब की तस्करी करता है नेपालों से। कोई भी, हम इसको जाति के रूप में नहीं देख सकते। जो लोग आज इस तरह के वातावरण बना रहे हैं कि 6 लोगों की हत्या ही अपने आप में एक भयानक घटना को जन्म देती है। एक बड़ा नरसंहार, एक परिवार जिसके मासूम बच्चे छोटे छोटे बिलखते हुए, भीतर बेबसी, उम्मीद समाप्त, लेकिन आक्रोश। यह सच है। जो घटना मधुबनी की बेनीपट्टी में घटित हुई है, जिस तरीके से गोली के बाद तलवार से काटे गए और लोग मुख दर्शक रहे। बिहार के लोग हमेशा मुख दर्शक रहते। कब आपने देखा इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी? बिहार सरकार ने 3-3 कानून ले आया। क्या विद्रोह हुआ? दिल्ली में एक कानून बना था, याद कीजिए, और वो कानून, आश्चर्य होगा आपको, उस कानून के खिलाफ यहाँ पर 3 महीने तक 30 हजारी कोर्ट नहीं चली थी। लॉयर ने विरोध किया, बिहार में किसी एक लॉयर ने विरोध तक नहीं किया। हमें मिलकर इस नरसंहार करने वालों के खिलाफ हमें आवाज उठानी पड़ेगी। सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। एक पूर्व मंत्री और विधायकों का संरक्षण प्राप्त है, वर्तमान में मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है। बजरंग दल और रावण दल हैं कौन? किससे जुड़ा हुआ है? फिर खामोश क्यों है ये सत्ता? खामोश क्यों है ये विपक्ष? क्या विपक्ष को वो वर्ग वोट नहीं देता है, इसीलिए आप कदम आगे नहीं बढ़ा पाते? विपक्ष के बारे में तो साफ है, वर्ग कोई हो, वो कभी घर से निकलता तक नहीं। मैं पूरे बिहार के आम लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, प्लीज, बड़ी बड़ी घटनाएं घटी हैं, 14 लोग मारे जा चुके हैं। अब जाकर के नींद खुली है बिहार सरकार की कि हाँ, शराब से मर गए। जब मैंने ट्वीट किया था तब किसी को पता भी नहीं था। अरे विपक्ष महोदय, 7 यादव मरे हैं, उसी बहाने चले जाते, वहां कोई गए तक नहीं। हालात इतने बुरे हैं कि आप कल्पना नहीं कर जा सकते। इसी तरीके से कल रात कटिहार में जो घटना घटी, निर्मल बबुना की, कभी वो मेरे साथ समाजवादी पार्टी में युवा मोर्चा का अध्यक्ष हुआ करता था। 15 गोली मारी गई है। विपक्ष के राइट हैंड हुआ करते थे, न जाने कैसे रिश्ते थे बहुत, लेकिन उन्हें नींद नहीं खुली। राजनीतिक हत्या है। वो एमएलसी का चुनाव लड़ना चाहता है, किस पर असर पड़ता? एक मजबूत पार्टी के राजनीतिक जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह घटना घटित होती है। यह कोई निजी मामले नहीं है, यह कंप्लीट रूप से इस पर सीबीआई इंक्वायरी की आवश्यकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब अविलंब इस पर सीबीआई इंक्वायरी हो और 3 महीने के अंदर दोनों घटना में स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होनी चाहिए। चाहे मधुबनी की घटना हो, चाहे सालमारी कटिहार की घटना हो। जिस हद तक मुझे जाना पड़ेगा मैं जाऊंगा। हमारे पार्टी के नेता वहां पहुंच चुके हैं। जहां जहां जहरीले शराब से, चाहे वो बेगूसराय का मामला हो, चाहे वो सासाराम का मामला हो, चाहे वो नालंदा का मामला, हमारे लीडर वहां पहुंचे हैं। कल बेनीपट्टी भी जाएंगे। मैं बिहार पहुंचते ही 5 जगह जाने का प्रयास इस हालात में करूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से बिहार सरकार इस दोनों घटना की जांच सीबीआई से कराएं, अविलंब इंक्वायरी सेटअप हो और शराब माफियाओं पर नकेल कसे जाए। शायद एक उम्मीद जगे।
जो घटना घटित हो रही है लगातार, इधर भी मैंने सुना कि पिपरा में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और फेंक दिया गया, सुपौल के पिपरा। लगातार घटना, होली कम खेले गए, खून की होली ज्यादा खेली। तो सोचना आपको है। आज मैं दिल्ली में बीमार हूं, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर के कारण मैं आपके बीच नहीं आ पा रहा हूं। मैं अपनी परिस्थिति आपको बयान नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या अभी विपक्ष नहीं है? क्या पप्पू नहीं तो कोई नहीं? यह सवाल है और आपके बीच में यह रख रहा हूं। सोचिएगा आप, लड़नी होगी इन खून की होलियों खेलने वाले दरिंदगियों के खिलाफ, और हमें तय करना पड़ेगा कि अविलंब फांसी की सजा हो। धन्यवाद, नमस्कार। बंगाल में और केरल में, तमिलनाडु में, आसाम में कोरोना नहीं है, देश में कोरोना फैल गया। फिर कौन से पैसे को कहां सहेता जाएगा? किसके घर भरे जाएंगे? क्या होगा? ये कहां से गहरी साजिश रची जा रही है? पहले ही देश के लोगों की कमर टूट चुकी है, खत्म हो चुका है। लॉकडाउन, नीतीश बाबू, सुशासन बाबू, स्कूल भी बंद हो गए, ट्रांसपोर्ट भी बंद हो गई। नीतीश जी आश्चर्य है, मुझे समझ में नहीं आता कि जब चुनाव आता है नीतीश जी, तब आपको कोरोना नहीं होता, तब आप लॉकडाउन नहीं करते। लेकिन जब आम आदमी की जिंदगी के सपने और उम्मीद जीने की तैयारी करता है, तो आप और मोदी साहब देश की इकोनॉमी को समाप्त करने की तैयारी कर लेते हैं। अब किनके पैसे को बचाना है, किनके पैसे को बर्बाद करना है, ये तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है। फिर कौन से सेल टैक्स और इनकम टैक्स के पैसे को कहां खपत करनी है, किस पैसे को दलों के खाते में डालने हैं और किस पैसे से किसके अमीर बनाने हैं, यह तैयारी पूरे जोरों से चल रही है। 29 तारीख के बाद शायद लॉकडाउन लगे, 29 या 2 मई के बाद। ये याद रखिएगा, भारत में जब रिजल्ट निकल जाएंगे और जब ये 0-5 से हारेंगे, तो फिर उल्टा पुल्टा काम शुरू होगा। फिर जो मन में आएगा वो करेंगे और फिर अपने तरीके से पीठ थपथपाएंगे, ताली बजवाएंगे, थाली बजवाएंगे। 1.5 साल से ऊपर हो गया, कोरोना नहीं गए, ताली थाली और महादेव और पटाखे नहीं छूटे, मोमबत्ती और लालटेन नहीं जली। उसके बाद सब कुछ मौन हो गया, रुक सा गया, थम सा गया। और फिर एक व्यवस्था बंद कर दीजिए, या नहीं तो आप एजुकेशन, कोचिंग और एजुकेशन सिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए स्कूलों को आप सरकार पैसा दे। बच्चे की जिंदगी आप बर्बाद कर रहे, स्कूल समाप्ति की ओर है। फिर मॉल और दुकान सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। आधी भारत की अर्थव्यवस्था वैसे ही समाप्त हो चुकी है और आप आम लोगों की जिंदगी तबाह करने में लगे हैं। मैं नीतीश बाबू से आग्रह करूंगा, यदि आप ट्रांसपोर्ट की बंद करने की बात करते हैं तो उनके टैक्स को भी खत्म करें, और जितने दिन ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे उनकी सारे भाड़े और सारे जो बैंक के लोन है उसको आप खत्म करें। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई ये सही नहीं है। स्कूल में बच्चों की फीस ना लगे और स्कूल की बिजली और स्कूल के जो लगातार इकोनॉमिक हरास हो रही है उसके पैसे सरकार भरे, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाने के लिए। और हम पीछे नहीं तो हम पीछे नहीं, 1 नंबर पर हम रहें, इसके लिए आम जनता को मारा नहीं जा सकता है। यह लॉकडाउन बिल्कुल गलत है और यह समझना पड़ेगा कि चुनाव जब होता है तो लॉकडाउन क्यों नहीं होती, जहां चुनाव होता है वहां कोरोना क्यों नहीं होता, और चुनाव के बाद फिर लॉकडाउन की तैयारी क्यों होती। इस गहरी साजिश को जनता को समझना होगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। धन्यवाद।